नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी 2 के अलावा बार्क, एनपीसीआईएल, सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे होंगे। इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने ट्रांसफार्मर के प्रश्नों को लिया है, जो कि ये यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले प्रश्नों को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो के माध्यम से वो सारे प्रश्न देख सकते हैं। आज हम 234 नंबर से आगे के प्रश्नों को करेंगे, जो कि ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, स्पंद ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा फेराइट कोर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पंद ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है। सही उत्तर हो जाएगा जो कि तांबा हानि यानी ताम्र कॉपर हानि, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस लोड बदलने पर बदलता है। कॉपर हानि I²R होती है, जो कि धारा पर निर्भर करती है। जब लोड बदलता है तो धारा का मान भी बदलता है। ट्रांसफार्मर में कोर हानि लगभग कांस्टेंट होती है। इसमें दो हानि होती हैं, हिस्टैरिसीस हानि तथा भावाधारा हानि, ये इसकी दो हानियाँ होती हैं। इसकी फार्मूला हमने कई बार आपको बताया है। चलिए अगला प्रश्न। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित डैश डैश करना है। सही उत्तर हो जाएगा विद्युत रोधन और शीतलन, राइट आंसर है। व्याख्या आपको बताते हैं, जो कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य वाइंडिंग, कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए, बाकी आप अधिक जानकारी देख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी होती है 40 kVA, फ्लैश पॉइंट होता है 140 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.85 से लेकर 1.88 तक होती है। प्योर पॉइंट मैक्सिमम 90 डिग्री सेल्सियस होता है और एसिडिटी एट जो पॉइंट होता है 27 डिग्री, मैक्सिमम आपका 0.05 मिलीग्राम होता है। चलिए, बाकी जानकारी आप जानते ही होंगे, जो कि हमने आपको कई बार बताया है। चलिए दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको ये सारे प्रश्न आपके समझ में आएंगे। एक सोलेनॉइड जो कुंडलियों का प्रयोग करता है डैश डैश वाइंडिंग कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पुल इन और होल्ड आउट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि एक सोलेनॉइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है, यह कुंडलियां पुल इन तथा पुल आउट कहलाती है। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि ट्रांसफार्मर का मूल कार्य निम्नलिखित में परिवर्तन करना है। सही उत्तर वोल्टेज, राइट आंसर होगा। जैसा कि एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, ट्रांसफार्मर का मूल कार्य वोल्टेज तथा धारा परिवर्तन करना है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रति इकाई प्रतिबाधा, राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि यदि वही व्याख्या है, जैसे कि यदि दो समानांतर ट्रांसफार्मर पैरेलल यानी समांतर में चल रहे हैं, तो प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। अगला आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति डैश डैश में परिवर्तन के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित होती है। सही उत्तर जो कि फ्रीक्वेंसी होती है, ये इसका सही उत्तर है।
दोस्तों इस बुक में टिक पहले से लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर टिक लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए व्याख्या आपको बता देते हैं। ट्रांसफार्मर में शक्ति का स्थानांतरण समान आवृत्ति पर एक परिपथ से दूसरे परिपथ में होता है, अर्थात यह समान आवृत्ति पर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में तथा उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। इसको हमने आपको कई बार बताया, ये जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की बेस जानकारी होती है। चलिए, ब्रीदर में रखा सिलिका जेल है, सही उत्तर। नमी को अवशोषित करता है, राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हमने ब्रीदर के बारे में आपको कई बार बताया, लेकिन फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहेंगे। जैसे कि ब्रीदर में रखा सिलिका जेल नमी को अवशोषित करता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल में किसी कारणवश नमी आ जाती है तो तेल का परावैद्युत सामर्थ्य घट जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में दोष उत्पन्न हो जाता है और ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर सकता है। तेल साफ तथा नमी रहित या सूखा रहे, इसलिए ट्रांसफार्मर के ढक्कन या संरक्षण पर ब्रीदर को लगाया जाता है। अगला आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए, जैसे कि यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मेशन अनुपात 0.2 है एवं प्राथमिक कुंडलन यानी वाइंडिंग का ईएमएफ 220 वोल्ट है, तो द्वितीयक कुंडली में ईएमएफ का मान यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान क्या होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मेशन अनुपात यानी के बराबर 0.2 दिया है और यहाँ पर प्राथमिक कुंडलन का ईएमएफ देख सकते हैं 220 वोल्ट और द्वितीयक कुंडलन का ईएमएफ हमें निकालना फार्मूला होता है, जो कि हमने आपको कई बार बताया। यहाँ पर देख सकते हैं E2/E1। यहाँ से सारे सवाल लग जाते हैं, जो कि आप जानते ही होंगे। एक ये फार्मूला होता है, एक और होता है। अगर ये दो तीन फार्मूले आप ट्रांसफार्मर में याद रख लेते हैं तो लगभग आप ट्रांसफार्मर के पूरे प्रश्न यानी पूरे सवाल कर लेंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे, डीआरडीओ में काफ़ी ट्रांसफार्मर से डीआरडीओ में काफ़ी प्रश्नों को रखा गया था, जो कि इसमें से 2 से 3 सवाल 3 से 4 सवाल ट्रांसफार्मर के कैलकुलेशन बेस पर थे, जो कि आप सभी लोगों ने जो डीआरडीओ का एग्ज़ाम दिया होगा वो सभी लोग जानते ही होंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा, जो कि E2/E1 बराबर 0.2 है और यहाँ पर E2 का मान हम निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। E1 का मान हमने रखा, जो कि यहाँ पर कितना दिया गया है 220। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 220 आपको बताया। जैसे कि E1 ये 220 है। यहाँ पर उठाकर इसको यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर E2 का मान आपका 44 वोल्ट सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि राइट आंसर है 44 वोल्ट। अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कम होती है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या आपको बताते हैं। जैसे कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होती है। अगला आपका दिया गया, जो कि आप जान सकते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा आईपी होती है। सही उत्तर वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर शून्य लोड पर प्राथमिक वाइंडिंग की धारा आईपी यानी प्राथमिक वाइंडिंग की धारा प्राइमरी करंट वोल्टेज देख सकते हैं, वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया 90 डिग्री पिछड़ जाती है। चलिए और आगे बताते हैं आपको, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। नो लोड आदर्श ट्रांसफार्मर के केस में कोई भी हानियाँ उपलब्ध नहीं होती है, अतः ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में केवल चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है, जो कि प्राथमिक वोल्टता से 90 डिग्री पर सिगामी होती है, तथा नो लोड आदर्श ट्रांसफार्मर की यह चुंबकीय धारा कुल प्राथमिक धारा के बराबर होती है। अगला आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन यानी वाइंडिंग में सदैव होती है। सही उत्तर एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन यानी वाइंडिंग में सदैव एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। जिस वाइंडिंग को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं।
और जिस वाइंडिंग को किसी परिपथ को AC वोल्टता प्रदान की जाती है तो उसे द्वितीयक कुंडलन कहते हैं। अगला आपका दिया गया है जो कि एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसा कि चुंबकीय फ्लक्स के परिमाण पर, स्रोत की आवृत्ति पर, लपेट की संख्या पर, ये इसके सभी राइट आंसर हैं। चलिए फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे जैसे कि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल आवृत्ति, लपेट की संख्या यानी टर्न की संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। ये फार्मूला आप याद रखिए। चलिए अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार की अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि उसमें लव क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि सही उत्तर आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन यानी वाइंडिंग 24 घंटे उत्तेजित रहती है, राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि लव हानियाँ न्यूनतम रहें, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन वाइंडिंग 24 घंटे तक उत्तेजित रहती है। अगला है, यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लपेटों को दुगुना कर दिया जाए और साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता होगी, राइट आंसर पूर्वत रहेगी, ये इसका सही उत्तर है, यानी पहले की तरह रहेगी। यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लपेटों को दुगुना कर दिया जाए, साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता पूर्वत रहेगी, यानी पहले की तरह रहेगी। अगला है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर है, सही उत्तर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लव क्षति यानी आयरन लॉस 500 वाट है तो उसकी ताम्र हानि होगी। आप सभी को पता होगा आयरन लॉस बराबर होता है ताम्र क्षति के बराबर, यानी कॉपर लॉस के बराबर आयरन लॉस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लव हानि 500 वाट है तो उसकी ताम्र क्षति 500 वाट ही होगी, क्योंकि अधिकतम दक्षता पर लव क्षति और ताम्र क्षति बराबर होती है। अगला आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता का एक अनुपात है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी kWh आउटपुट और kWh इनपुट एक दिन का, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या बताते हैं आपको जो कि दी गई है आपकी, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता का अनुपात kWh आउटपुट और kWh इनपुट का अनुपात है। यह पूर्ण दिवस 24 आवर्स के लिए T/F का किलोवाट आवर्स मात्रक में निर्गत तथा निवेश वैद्युत ऊर्जा को अनुपात है। यह एक मात्रक रहित राशि है जिसे कि नीटा प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अतः यहाँ पर देख सकते हैं दिवस T/F की दिवस दक्षता, ये इसका पूरी व्याख्या थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न रखेंगे क्योंकि दोस्तों आज थोड़ा काम है, इसलिए आज छोटा वीडियो बन रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही मैनेज करना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।